कब तक भाजपा नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव लड़ेगी? अभी तो इस बार हम लोगों ने तय किया है, हमारी पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि हम इस बार भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के तरफ से सीएम फेस कौन? तो आने वाला समय बताएगा। अभी सीएम फेस अभी तो वैकेंसी है नहीं। राजद में कई फार हो गया, राजद का नाव अब डूबने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आंकड़ों का खेला कुछ होता है तो क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं? नीतीश कुमार जी पाला क्यों बदलेंगे? कि जनता के बीच अगर आप लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर डराएंगे जनता को, तो क्या जनता आप पर विश्वास करेगी, आप लोग को वोट करेगी? हमारे प्रतिपक्ष में वही है और 15 साल तक उनका शासन लगातार रहा है। मैं उस शासन में मैं भी था, मैं भागा भी इसीलिए व्यवस्था दे करके। खास कार्यक्रम बढ़ता बिहार संवरता बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बढ़ता बिहार संवरता बिहार में क्या कुछ बदली है तस्वीरें बिहार की? एक्चुअली बिहार जो गरीबी और फटहाली से गुजरता रहा है, शिक्षा से गुजरता रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था शुद्ध रूप से लोगों के घर तक पहुंचाने में, नली गली नहीं था, यानी परेशान बिहार था 2005 के पहले। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2005 के बिहार को भी देखा है और 2005 के बाद का जो 2025 उसको मैंने देखा है। राजनीति की लंबी पारी हमने खेली है और जो बदहाली और फटहाली में बिहार था उसे निजात मिला है 2005 के बाद। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। संयोग से 2004-14 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बने। तो दोनों का प्रयास रहा है। बिहार जो आज दिख रहा है, जहाँ पहले सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली नहीं था, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता था, शौचालय का अभाव था, गरीबों के लिए पक्के मकान नहीं थे, नली और गली में जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसे बेसिक जो मूल समस्या थी। आज़ादी के बाद तो सरकार बनी और ख़ासतौर पर 60 वर्षों से भी अधिक तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, केंद्र में भी राज किया और राज्य में भी राज किया। उनका दायित्व था कि जब जनता ने उनको विश्वास किया और लंबा विश्वास व्यक्त करने का काम किया, 5 साल बदलाव होना चाहिए था जो शायद नहीं हो पाया। अब इच्छा शक्ति का अभाव था, सरकार के क्या मंशा थी मैं नहीं कह सकता। मैं निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकारेगी जनता भी और मैं भी खुद से स्वीकार रहा हूं कि पहले की जो सरकार थी, जो दायित्व उनके ऊपर था, शायद बिहार के जो आवाम थी उसके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और इसीलिए बदहाल और फटहाल बिहार रहा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ बदला है, तो सड़क दी, पानी दी, बिजली दी, तो ऐसे में नीतीश कुमार उद्योग के मामले में क्यों पीछे रह गए? हाँ, उद्योग के मामले में क्यों पीछे रह गए? देखिए, उद्योग लगना चाहिए था क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार की। अब तक चीनी मिल भी नहीं चालू हो पाया है। मैं बता रहा हूँ उद्योग तो बहुत पहले लगना चाहिए था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसको शायद प्राथमिकता नहीं दी होगी, सोच नहीं बना होगा कि यहाँ के लोग यहीं रहें, गुजर बसर करें, उनकी ज़िंदगी सहज हो सके, लाइफस्टाइल बदले, और नहीं हो पाया। मगर बात के बिहार में जब नीतीश कुमार जी के कंधों पर दायित्व मिला तो यहाँ उद्योग इसलिए नहीं लगता था कि माहौल नहीं था। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है और कोई भी व्यापारी अगर बाहर से आता है तो जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बिजली नहीं थी यहाँ पर,
सड़कें नहीं आती और जो रेल का बहुत उचित व्यवस्था नहीं था, तो ये सब चीज़ की व्यवस्था हुई है, प्रारंभ किया। केंद्र की सरकार ने बहुत सहयोग किया। जो राशि पहले मिलता था, जब उस समय यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी और बाद के दिनों में उसका 5 गुना राशि मिला और एक माहौल बना, परिवेश बना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कह सकते हैं कि आप सहजता के साथ किसी भी इलाके में, बिहार का सुदूरी इलाका में भी अब आने का समय जो 7 घंटा 8 घंटा लगता था, उसमें 3 घंटा 4 घंटा में किसी कोने से राजधानी में आ सकते हैं। तो माहौल परिवेश बदला है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी चीज़ें जो होनी चाहिए थी उसको पर्याप्त मात्रा में सरकार देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अब माहौल बना है। इसलिए लोग उद्योग लगाने के लिए अब यहाँ आ रहे हैं और जब उद्योग पूरे तौर पर लगेगा, चूँकि सरकार की नीयत है, केंद्र की सरकार का, कई क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र भी घोषित किया अभी वर्तमान बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो बिहार को फोकस रखा है केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, और राज्य को हर तरह से सहयोग करने का काम कर रही है। इसीलिए माहौल बना है, परिवेश बना और काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि यहाँ उद्योग की चाल बिछ गए और बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते थे बेरोजगारी की समस्या को लेकर के। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी उसमें से व्यापक सुधार होगा। लेकिन आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, तो आपके ही नेता जो हैं चिराग पासवान जी, वो कह रहे हैं कि हमें मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं वो खुद मुखर होकर ही नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ, उन्हें भी शर्म आ रही है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही बिहार में घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं, आप आंकड़ा देख लीजिए, हर दिन सुर्खियों में बिहार रहता था, पटना रहता था। राजधानी के इलाके में हत्या, बलात्कार, अपहरण, कई चीज़ों की जानकारी बिहार वासियों को है। उससे बहुत निजात मिला है और अब पॉजिटिव लोगों का सोच हुआ है। यदा कदा अपराध की घटना हो जा रही है, बात सही है, मगर सरकार उसको नियंत्रित कर रही है और अपराधी अब बेखौफ नहीं घूम रहे हैं। उनका इलाज भी कर रही है सरकार। जो अपराधी नहीं पकड़े जाते थे, संरक्षित होते कहीं न कहीं से, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम भी किया जा रहा है। अपराधी अब नहीं बाहर घूम रहे हैं। इसलिए माहौल, परिवेश सब बदल रहा है और निश्चित तौर पर आज के दिन में अब कोई हिम्मत कर रहा है। जो व्यापारी लोग हैं, बाहर से नहीं आते थे डर भर से, या प्रदेश के जो व्यापारी हैं, वो आगे बढ़ करके बिहार के जो स्थिति है, जो सुधार हुआ है, उस पर प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री रामकृपाल जी, आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया। बिहार में इस बार कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से दिखाई दे रही है। किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार का चुनाव में? यात्रा कर लेना जी, जैसे राहुल गांधी ने भी हाँ, वोटर अधिकार यात्रा निकाला, राहुल तेजस्वी यादव भी अभी बिहार अधिकार यात्रा पे हैं। यहाँ किसी का वोट का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है। यही बहुत सारे अभी लोग बैठे हैं, पूछिए किसी का नाम कटा हुआ है क्या? ये वैसे लोगों को एक माहौल, एक परिवेश, एक इशू करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, जो इशू बन ही नहीं सकता है। या किसी का वोट ही नहीं कटा है भाई। वोट वैसे लोगों तो जरूर कटेगा जो बांग्लादेश से रोहिंग्या समाज के लोग आएंगे, तो उनका अगर नाम काटा जा रहा है, उनको परेशानी हो रही है, तो अलग बात है। घुसपैठियों को इजाजत दिया सकता है, विदेश के लोग आकर के हमारे देश के हक और हिस्से को खा जाएं, हमारी रोजी रोजगार को ले लें, ऐसा तो सरकार नहीं चाहेगी। विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में सांसद से विधायक का चुनाव लड़ना कितना उचित है? हाँ? विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में सांसद से देखिए, ये सांसद विधायक बनेगा, विधायक सांसद बनेगा कोई भी आदमी, तो पार्टी की अनुमति से और सहमति से बनेगा। अगर पार्टी चाहती है तो निर्णय लेगी। ऐसा तो कुछ अभी एग्जाम्पल है नहीं कि सांसद कोई विधायक बन रहा है। आपने ही तो, आपकी ही चर्चा है, आपकी ही नाम दानापुर में चर्चे चल रहे हैं कि रामकृपाल जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। ये चर्चा मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से या जनता के माध्यम से हो रही है, मगर इसमें कोई अभी उस तरह की सच्चाई नहीं है। कहीं से ना हमने किसी को अप्रोच किया है, ना पार्टी ने हमको। आप लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप अपने ही बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। कौन? आप? किसको मैंने कहा है कि हम अपने बेटे को किसी पार्टी में? चर्चा ही है। नहीं, चर्चा होने से नहीं ना होता, सच्चाई से को आप जान लीजिए।
कोई भी पार्टी, मैं अपनी पार्टी में या किसी पार्टी में मैंने कहा कि हमारे पुत्र को आप टिकट दे दिए, तो बता दिए कि एग्जाम्पल, चर्चा नहीं। सच्चाई यही है कि ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है। हमारा बेटा राजनीति में है, सामाजिक कार्यकर्ता है, करेगा। और हम कहाँ किसी को कह रहे हैं कि हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए और चुनाव लड़वा दीजिए, ऐसा तो मैंने कहीं कहा नहीं। कोई है ऐसा पता ही नहीं। राजद में दो फाड़ देखा जा रहा है, एक तेजस्वी, एक तेज प्रताप। इसमें आप किस तरह से देखते हैं? राजद में कई फाड़ हो गया है। अब तेजस्वी तेज प्रताप की चर्चा नहीं करिए, राजद का नाम अब डूबने वाला है। तेज प्रताप परिवारी की चिंता करने वाले लोग हैं। मैं तो आखिर मेरा जो डिफरेंसेज हुआ, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल को अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसको बुनियाद जब पड़ी तो मैं उसका सदस्य था, तो मैंने तो बहुत, राजद को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप चूंकि करीबी रहे हैं राजद में भी, पूर्व में भी रहे, राजद में पार्टी में भी रहे हैं आप। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, 30-35 साल तक रहा, तो राजद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राजद में लोगों की चिंता नहीं है, राजद में उनके कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है। राजद में राजद का परिवार, जो परिवार है, कोई है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है कोई? राजद परिवार जो लेकिन परिवार 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मीसा भारती से आपकी टक्कर थी और आपको हार का सामना करना पड़ा जी, आपने हार का सामना करना पड़ा, तो वो भी मीसा भारती से, कैसे? हाँ, तो मैं तो जीता, क्या बड़ी वजह रही? मैं जीता भी, हारा भी। हार जीत तो लगी रहती है। जनता का मन हो सकता है कि हमसे थोड़ा हट गया हो। हालांकि पिछले बार जो वोट आया था 5 लाख, लेकिन बड़ी वजह क्या थी? 28,000 वोट आया, 10-20,000 वोट अधिक आया है। और जनता मालिक है, वो तय किया कि इस बार किसी दूसरे को मौका देना है, तो दे दिया। इस बार जनता जो है किस मुद्दे पर वोट करेगी बिहार में? हाँ, विकास का मुद्दा है, और विकास के मुद्दे के आधार पर हम, जो एनडीए के एजेंडा है वो विकास का ही है। लेकिन हमने विकास किया है, हम उस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है लेकिन कब तक कि आशीर्वाद मिलेगा। जी, लेकिन कब तक भाजपा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव लड़ती रहेगी सीएम? कब तक भाजपा नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव लड़ेगी? अभी तो इस बार हम लोगों ने तय किया है, हमारी पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि हम इस बार भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और वही रहेंगे। अगर भाजपा के तरफ से देखा जाए तो सीएम फेस कौन है? भाजपा के तरफ से सीएम फेस कौन? तो आने वाला समय बताएगा। अभी सीएम फेस, अभी तो वैकेंसी नहीं है। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार जी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आंकड़ों का खेला कुछ होता है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं? नीतीश कुमार जी पाला क्यों बदलेंगे भाई? कुछ ऐसा होता, आंकड़ों का अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो क्या होने वाला है भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कोई? अभी तो हिसाब ये है कि एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए जो है पूरे तौर पर इंटैक्ट है, जिसमें कि एनडीए में 5 दल है। पांचों दल एक मुश्त होकर के माननीय नीतीश कुमार जी को नेता माना है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और फिर उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ हुआ? सीट शेयरिंग पर कुछ बात बनी? किस पर? सीट शेयरिंग पर। सीट शेयरिंग पर पार्टी नेतृत्व तो बात कर रही है। अब जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एकता के साथ एक सूत्र में बंद करके पांचों पार्टी मजबूती के साथ एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और सफलता मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है। एक सवाल है, तेज प्रताप पार्टी बना है, तेज प्रताप जो पार्टी बना है वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनाव भी उतार रहे हैं मैदान में, इसमें आप किस तरह से देखते हैं तेज प्रताप की पार्टी को? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि अपनी पार्टी बनाए। सब संविधान में सबको अधिकार प्राप्त है। कोई पार्टी बना रहा है, कई कितना पार्टी होगा कोई गिनती है? अभी मैंने देखा चुनाव आयोग ने कई ऐसे पार्टियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जो चुनाव में गए नहीं। तो पार्टियां बनते रहती है, चुनाव होते रहता है, जनता मालिक है, जनता जो समझेगी उचित अपना निर्णय लेगी। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है कि लगातार वो अपने संगठन को मजबूत करते रहती है, और जब चुनाव के वक्त होता है तभी नहीं, उस 24x7 का काम है। सबसे अधिक
सक्रिय रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ, और हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। और मैं समझता हूं कि एनडीए के जो पार्टनर हैं, हमारे जो साथ के जो पार्टनर हैं, सब लोग अपने संगठन को मजबूत किया है। बूथ स्तर तक संगठन सबका है और सब लोग एकजुट होकर के बूथ स्तर पर मजबूत होंगे और इस चुनाव में जो चुनौती है सामने, विपक्ष का मुकाबला करेंगे, उसका जवाब देंगे, जनता का सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्व सांसद रहे हैं आप, काफ़ी आपने काम किया है मनेर बिहटा में, तो आप उन क्षेत्रों में क्यों नहीं, उन क्षेत्रों से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं? कहाँ? मनेर बिहटा। तो हम कैसे चुनाव लड़ जाएंगे बिना पार्टी के? हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी का जब तक अनुमति नहीं होगा, उनका आदेश नहीं होगा, तो हम कैसे चुनाव लड़ जाएंगे? तो क्या लगता है कि पार्टी टिकट देगी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आप लड़ना चाहते हैं? पार्टी के आदेश के अनुसार पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ है। हमने तो कोई, मैंने कहा कि मैंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की, और पार्टी आगे क्या निर्णय लेती है मुझे नहीं मालूम। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में यात्रा पर हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और लगातार जनता से ये वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 माई बहन मान योजना के तहत दिया जाएगा, बिहार में तमाम क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव का ये यात्रा कितना सफल हो पाएगा? 15 साल का जो शासन था, राष्ट्रीय जनता दल का शासन, उस शासन में हम भी थे भाई, हम अपने आप को जोड़ कर चलते हैं। सबने देखा है उनके कामों को, उनके विचारों को, उनकी नीतियों को, तभी तो रिजेक्ट किया जनता। और आज 20 साल से लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बन रही है, तो कई चुनाव आए होंगे मगर जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल का जो माहौल और परिवेश है, चाहे वो कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास नहीं होगा। यात्रा कर लें, योजना जो उन्होंने अनाउंस किया पहले, उसके पहले राज्य की सरकार माननीय नीतीश कुमार ने दे दिया। वो कह रहे हैं कि नकल कर रही है। हर दिन कुछ न कुछ मिल रहा है, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोजी रोजगार के लिए आरक्षण व्यवस्था कर दिया 35% सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए। कई योजना लाभ मिल रहा है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया प्रत्येक परिवार को केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से राशि डीबीटी के माध्यम से उनके घर में जा रही है भाई। हर वो व्यवस्था, हर वो परेशानी को दूर करने का लगातार सरकार ने काम किया है, चाहे व्यक्तिगत परेशानी हो या सामूहिक परेशानी हो। और सबसे बड़ी बात है कि अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं। नहीं, पहले घर से लोग निकलने में डरते थे। ये माहौल, ये परिवेश में फिर बिहार जो माहौल था वो अंधकार था, लोगों को अंधकार लगता था, शाम के बाद नहीं निकल पाते थे। अब उसको प्रकाश में नीतीश कुमार जी ने लाया है, अंधकार से प्रकाश में, फिर अंधकार में लाने का काम नहीं करेगा, वो तो अंधकार ही लाने वाले लोग हैं। इसलिए बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, चाहे कोई वर्ग और तबका का लोग है, सब एकजुट होकर के चाहती है कि नीतीश कुमार के जो नेतृत्व में एनडीए की सरकार पुनः बने और खुशहाल बिहार, विकसित बिहार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत बनाने के लिए विकसित बिहार बने जरूरी है, और विकसित बिहार को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है काम कर रही है और उसके नतीजे आ रहे हैं। दानापुर में एक समस्या रही दियारा का, हर साल दियारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से ग्रसित होते हैं। उसके लिए क्या है? हाँ, मैं एक जानकारी आपको दे दूं। मेरे प्रयास से एक पुल का निर्माण हो रहा है जो पटना के इलाके से होते हुए सारण के इलाके में जाएगा जी। और मैंने बहुत प्रयास किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी साहब का, जो पक्का पुल का निर्माण का सपना देखा था। आज मैंने पक्का पुल के निर्माण के लिए और सहमति व्यक्त हो गया है, राशि भी आवंटित हो गई है, काम प्रारंभ हो गया है और रैंप गिर जाएगा। रैंप जो है, दियारा में रैंप गिरने की बात हो रही, पक्का पुल का निर्माण जो होना था उसकी स्वीकृति मिल गई है। और जब देखिएगा कि जब वो
काम पूरा हो जाएगा तो दियरा को पक्के पुल से जोड़ने का काम किया जाएगा और दियरा का जो सपना था जी वर्षों वर्षों का, वो सपना पूरा हो जाएगा पक्का पुल का, और उनके जीवन सहज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि यही दियरा का इलाका, चाहे वो दानापुर का दियरा हो या मनेर का दियरा हो, मैंने अपने प्रयास से सरकार का जो वचनबद्धता थी उसके अनुसार हम लोगों ने प्रयास किया, और हमारे प्रयास का, हम लोग का प्रयास का परिणाम है कि आज कोई झोपड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं जा रही हो। हर जगह मैंने सड़क का निर्माण करवा दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। आप जाके दियरा का हाल देखिए, नहीं तो पहले केवल कुछ भी जाने बालू ही था केवल। हमने प्रयास करके उन सब चीज़ों को, उनके जीवन को सहज करने का काम किया है, और बहुत सारे काम हुए हैं। मैं समझता हूं कि पहले में जो दियारावासी जो थे, अब और पहले में बहुत फर्क आ रहा है। इस बार जो है कि सरकार ने एक अच्छा व्यवस्था की थी, जो स्टीमर दिया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को खास तौर पर। यहीं से मॉनिटरिंग हुआ है, जहां जहां जल जमाव की समस्या, जल है, बाढ़ का इलाका है जी, या नदी का इलाका है, न सिर्फ पटना में प्रारंभ हो गया है जी। मुफ्त में इस तरफ से इस पार से लेके उस तरफ लोग नाव पर पहले जाया करते थे, दुर्घटनाएं भी होती थी, लोगों का जान भी जाता था। अब केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी की ने निर्णय लिया कि साहब अब दियारा वासियों को हम परेशानी में नहीं डालेंगे, और जहाज की व्यवस्था कर दिया है, और मुफ्त में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार। लास्ट सवाल रहेगा हमारा आपसे कि आपने कहा कि 2005 से पहले लड़कियां नहीं निकलती थी, तो हमेशा आप लोग जब भी भाजपा के तमाम जो नेता हैं आरोप लगाते रहते हैं, और जब भी अटैक करते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी पर अटैक करते हैं, तेजस्वी यादव पर अटैक नहीं करते हैं, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था। एक सेकेंड सर, तो क्या लगता है कि जनता के बीच अगर आप लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर डराएंगे जनता को, तो क्या जनता आप पर विश्वास करेगी, आप लोग को वोट करेगी? देखिए, आपने कहा हमारे प्रतिपक्ष में वही हैं, और 15 साल तक उनका शासन लगातार रहा है। मैं उस शासन में मैं भी था, मैं लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग प्रश्न करेंगे आप कहाँ थे उस समय। मैं भागा भी इसीलिए अव्यवस्था दे करके। तो जो सरकार थी वो लालू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, मैडम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार चल रही थी। तो जो भी परेशानी हुआ, जो भी बदहाली हुआ, जो भी अंधकार हुआ, तो उन्हीं के सरकार में, तो तुलना तो उन्हीं से करेंगे ना। सो सरकार उन्हीं की थी, और मैं समझता हूं कि अब बिहार की जनता दोबारा वैसे लोगों को इजाजत नहीं देगी। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी ने बिहार की जनता के खुशहाली के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम है हर क्षेत्र में। और निश्चित तौर पर जो काम करेगा वही आशीर्वाद मिलेगा, वही उसी को जनता सत्ता देगी। मैं समझता हूं कि पूरे विश्वास के साथ कि एनडीए की सरकार पुनः बनेगी नीतीश कुमार जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आप सब ज्वाइन लोगों का किया। भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अभिनंदन और स्वागत है आज के इस मंच पे, और पूरी टीम की तरफ से आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।